नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे शो गांव के सितारे में। मिलिए सोलन हिमाचल प्रदेश के मनदीप वर्मा से। यह वो नाम है जिसने एक नामी कॉरपोरेट कंपनी की मोटी सैलरी वाली नौकरी छोड़कर मिट्टी में अपना भविष्य तराशा और आज यह शख्स हर साल 50 लाख से अधिक का टर्नओवर कर रहा है। साल था 2015 जब मनदीप वर्मा ने विप्रो में सीनियर मैनेजर की आरामदायक और प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ी तो यह उन्हें भी मालूम नहीं था कि एक रोज वो अपने मासिक वेतन से कई गुना ज्यादा कमा पाएंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री और उसके बाद एमबीए और फिर विप्रो में अच्छी खासी पोस्ट। मनदीप के पास वह सब कुछ था जो एक युवा चाहता है। लेकिन 4.5 साल तक नौकरी करने के बाद मनदीप को लगा कि वह अपने जीवन और काम के बीच संतुलन यानी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बना पा रहे थे। वीकेंड में उनके लिए ब्रेक नहीं बल्कि सिर्फ थकान और तनाव भरी नींद का माध्यम बन गए थे। फिर एक दिन उन्होंने एक बड़ा फैसला किया, वापस गांव लौटने का। उन्होंने सोचा क्यों ना अपने पुश्तैनी काम यानी खेती बाड़ी को ही एक नया रूप दिया जाए। पिता टमाटर और पारंपरिक हरी सब्जियां उगाते थे जिससे सिर्फ गुजर बसर हो जाती थी। मनदीप ने पारंपरिक खेती को व्यावसायिक बागवानी में बदलने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपने गांव शिली में कीवी की बागवानी शुरू की। शुरुआत में सिर्फ 100 पौधे लगाए जिनकी संख्या आज बढ़कर 1000 हो गई है। कीवी के फल के अलावा अब वह कीवी की उन्नत नर्सरी भी तैयार करते हैं। उतना ही नहीं, उन्होंने गांव में सेब का उत्पादन भी शुरू किया जो पहले यहां नहीं होता था। आज हम आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश के सोलन शहर के करीब बसे शिली गांव में। 5 एकड़ में फैले स्वास्तिक फार्म्स में आपको देखने को मिलेंगे लहलाते सेब, कीवी और फूलों के शानदार बागीचे। और साथ में मिलेगा मौका कॉरपोरेट जगत को छोड़कर खेती की दुनिया में क्रांति लाने वाले मनदीप वर्मा से रूबरू होने का और जानने का कि आखिर उन्होंने यह सफलता कैसे हासिल की। बने रहिए हमारे साथ। गांव प्रभात में हम आज आपको मिलवाएंगे मनदीप वर्मा से। मनदीप वर्मा यूं तो कई साल तक एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ऊंचे ओहदे पर काम कर रहे थे। उनकी पत्नी भी उनके साथ ही रहती थी, लेकिन कई साल पहले उनको ख्याल आया कि क्यों ना अब गांव से जुड़ा जाए, अपनी जड़ों की तरफ वापस अपना रुख मोड़ा जाए। तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सोलन के शिल्ली गांव में और शिल्ली गांव में ही अस्तित्व में आया है एक बहुत बड़ा कीवी फार्म। और आप देख सकते हैं स्वास्तिक फार्म्स इसमें लिखा हुआ और साथ में इन्होंने लिखा हुआ ग्रोइंग रिस्पॉन्सिबली। क्यों लिखा है इसका मतलब हम इनसे समझेंगे, पर सरसरी तौर पर जैसे कि हमें बताया गया वो ये कि एक ऑर्गेनिक फार्म है। मनदीप वर्मा ने एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी को छोड़कर गांव का रास्ता अपनाया। रिवर्स माइग्रेशन का एक बहुत बड़ा केस स्टडी हमारे पास है। आज हम चलते हैं उनसे मिलने। ये है उनका स्वास्तिक फार्म। जानेंगे कि मनदीप वर्मा को आखिर ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि वो वापस अपनी जड़ों की तरफ लौटे, अपने गाँव की तरफ लौटे और गाँव में लौट कर उन्होंने क्या क्या किया सब कुछ जानेंगे। आइए चलते हैं। हाँ नमस्कार मनदीप वर्मा जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तो अब हम पहुंच गए हैं स्वास्तिक फार्म में। स्वास्तिक फार्म में मनदीप वर्मा हमारे साथ हैं और मैं कहूँगा अपने दोस्त सुरेंद्र भट्टी से कि वो एक बार थोड़ा सा नज़ारा दिखा दें कि कीवी किस तरह से न्यूजीलैंड से चल के अब हिमाचल जैसे जो पहाड़ी प्रदेश हैं वहाँ के लोगों की आजीविका का साधन बन रही है। हालांकि इस वक्त कीवी का सीज़न नहीं है, कीवी को हार्वेस्ट किया जा चुका है, लेकिन आप ये फार्मिंग देखिए किस वैज्ञानिक तरीके से इस फार्मिंग को किया जा रहा है। और ड्रिप इरिगेशन की सुविधा आप ले लो और वहीं आप ये जो फार्म है देखिए कितनी लंबी दूरी तक फैला हुआ है जहाँ तक हम नज़र दौड़ाएं। और अगर दूर सुदूर हम देखें तो हमें चायल एक जगह है उसकी पहाड़ियाँ हमें नज़र आएंगी। देखिए कितना खूबसूरत है दोस्तों इस फार्म का जो नज़ारा। हम पहले आपको प्रकृति से रूबरू करवाने, बहुत ज़बरदस्त है। और इसी प्रकृति का और इसी घाटी के बीच में एक बहुत खूबसूरत कीवी फार्म और जो स्थानीय सब्जियां होती हैं उनका फार्म या फिर एप्पल का ऑर्चर्ड, सब कुछ यहाँ पर मौजूद
मौजूद हैं और ये स्थापित किया है मनदीप वर्मा जी ने। इनसे अब बातचीत करेंगे हम लोग। मनदीप वर्मा जी से जानेंगे कि कैसे उन्होंने इस सफ़र की शुरुआत की और इनके ऑर्चर्ड में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। मनदीप जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि एक मल्टीनेशनल कंपनी की बहुत बड़ी नौकरी छोड़ के क्या ऐसा हुआ जिसने आपको प्रेरित किया कि आप वापस अपने गांव में लौट आएँ? क्योंकि गांव में हमने देखा सड़क तो जाती है आपके गांव को, लेकिन उसकी हालत थोड़ी ख़राब है। कहाँ गुड़गांव की सड़कें हैं और कहाँ सिल्ली गांव की सड़क। तो ऐसा क्या था कि आप प्रेरित होकर यहाँ पहुँच गए? देखिए सर, एक जब हम गुड़गांव में थे, एक कॉर्पोरेट लाइफ थी, तो डेफिनेटली उसके अपने पर्क्स हैं, उसके अपने फ़ायदे हैं, अपने एक ड्रॉबैक्स हैं। पर ये था एट दी बैक ऑफ द माइंड कि एक जो अटैचमेंट होती है मिट्टी के साथ, वो मेरी हमेशा से रही अपने गांव से। तो एक सबसे बड़ा फैक्टर ये था। दूसरा ये था कि ठीक है, अगर हम औरों के लिए काम कर रहे हैं, एक मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं, अगर उतनी मेहनत हम अपने लिए करें, अपने फार्म पे करें, अपने गांव में करें, औरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकें। कुछ लोग जो हमसे जुड़े हैं, आज मान के चलिए आप 10-15 परिवार हैं जो हमारे से जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक जो सपोर्ट सिस्टम बना है वो इसी कारण से बना है कि ठीक है, एक आपने एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो स्टेप उठाया है और अपने गांव से आप जुड़े हैं। जो बाकी यूथ है आपके गांव के या फिर जो आसपास के क्षेत्र हैं, उन्होंने यहाँ से एक लर्निंग ली है। और आज आप बात करें तो सोलन पूरे हिमाचल में मैं कहूँ तो ऑलमोस्ट टॉप पे होगा कीवी कल्टीवेशन में। मैं ये नहीं कहता कि ठीक है सिर्फ हमारे आने से कीवी कल्टीवेशन प्रमोट हुआ है, उसमें यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा योगदान है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन डेफिनेटली जब एक लीड बाय एग्जांपल की हम बात करते हैं कि अगर आपने एक मॉडल इस्टेब्लिश किया है, आप उसे अच्छी अर्निंग ले रहे हैं, तो बाकी यूथ भी उसको देख के प्रेरित होते हैं और उसको एक फर्दर उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं उस लीगेसी को। मनदीप जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपका एजुकेशन कहाँ पे हुआ और आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या था और किस तरह से आपने डाइवर्सिफाई किया, थोड़ा, ताकि जो दूसरे लोग हैं जो आपको एक केस स्टडी के रूप में, प्रेरणा के रूप में देख रहे हैं, ताकि उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। क्योंकि सक्सेस स्टोरीज तो बन जाती हैं और उसके पीछे का जो संघर्ष की यात्रा होती है उस पर थोड़ा ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी, तो जो मेरी बेसिक एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो यहीं सोलन से है। मैं सेंट लुक्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से अपनी +2 की मैंने 2002 में। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी मैकेनिकल में और MBA फर्दर फिर मैं MBA के लिए चला गया, तो मार्केटिंग में मैंने MBA किया। वहाँ से मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ विप्रो में एज अ मैनेजर, और जब मैंने वहाँ से जॉब छोड़ी तो मैं सीनियर मैनेजर के पद से वहाँ से अपना जो जॉब छोड़ के आया। अपने घर वालों से डिस्कस किया, अपनी वाइफ से डिस्कस किया कि चलो ठीक है, अब शहर की लाइफ बहुत हुई, अपने गांव की ओर चलते हैं। कुछ एक जो अपना एक कुछ करने का एक जो जज्बा था उसको आगे लेके चलते हैं। तो हमने फिर 2015 में स्टार्ट किया इससे, मतलब कीवी की कल्टीवेशन से। मनदीप जी, एक सवाल जो है पिछले हफ्ते भर से गूंज रहा है, लाइफ वर्क बैलेंस। जी, जो कुछ एक स्टार्टअप्स हैं, चाहे आप बेंगलोर के ले लीजिए या फिर आप गुरुग्राम के ले लीजिए, अब एक बड़ी चर्चा छिड़ी हुई है कि लाइफ वर्क बैलेंस नहीं बन पा रहा है। और टेकीज़ हैं वो 12 घंटे 14 घंटे काम करते हैं और फिर भी आप उनकी अर्निंग भी, आप कह लीजिए लेइंग ऑफ भी बहुत हो रही है, बहुत लोगों की नौकरी जा रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां नौकरी से निकाल रही हैं लोगों को। तो ये लाइफ वर्क बैलेंस को लेकर आप क्या कहेंगे और आपने क्या एक्सपीरियंस किया और हाउ यू ट्राई टू बैलेंस बाय कमिंग बैक टू योर एंसेस्ट्रल होम? जी देखिए, जो वर्क लाइफ बैलेंस है डेफिनेटली आपका एक बहुत वैलिड सवाल है। बड़े शहरों में आप जाते हैं तो देखिए वहाँ पैसे की कमी नहीं है, कमी है समय की। समय जो आप अपने परिवार को देना चाहते हैं लेकिन किसी कारण से दे नहीं पाते हैं, तो वो डेफिनेटली एक क्वेश्चन है। क्योंकि वर्कलोड आपको पता है कि आप प्राइवेट सेक्टर में जब काम करते हैं तो आपको टॉप पे रहना पड़ता है, नहीं तो अगर आप नहीं रहेंगे तो आपकी जगह लेने के लिए 10 लोग और खड़े हैं। वो प्रेशर जब बिल्डअप होता है तो आप जाहिर सी बात है ज़्यादा समय देंगे अपने जॉब में, और फिर निगलेक्ट होती है आपकी फैमिली, कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ। तो कहीं ना कहीं जो गैप है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है जैसे जैसे आप हायरार्की में ऊपर की तरफ जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन उतना हो जाता है। तो जब ये चीज़ हमने भी रियलाइज़ की कि ठीक है ऑफिस जाने का टाइम तो है, लेकिन आते हुए आपको कई बार 9 भी बजते हैं, 10 भी बजते हैं, 11 भी बजते हैं, तो डेफिनेटली वो भी एक फैक्टर था। आज के समय में ज़रूरी है, बहुत से कंपनीज ने भी इनिशिएटिव लिए हैं। मैं ये नहीं कहता कि प्राइवेट सेक्टर में आपका कोई मतलब वो केयर टेक नहीं करते हैं, डेफिनेटली उनके भी कुछ आपके इनिशिएटिव्स हैं जो एक वर्क लाइफ बैलेंस बनाने में कोशिश करते हैं। लेकिन वर्क को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है। आपको 8 घंटे भी काम करना पड़ सकता है, 10 घंटे भी, 12 घंटे भी।
तो उस चीज़ को डेफिनेटली कुछ लोग बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, कुछ लोग आप कह लीजिए कि हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए बीपी के इश्यूज़ हैं या आपके डिप्रेशन के इश्यूज़ हैं, वो आ जाते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं एक जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसको बना के जीवन में ज़रूर चलना चाहिए। अब हम जब आप बात करते हैं कि ठीक है वापस हम आए, तो एक ऐड ऑन होता है आपको जब आप अपने शहर वापस आते हैं या फिर अपने गांव वापस आते हैं, एक ऐड ऑन होता है जो कंफर्ट फैक्टर आपके पास है, फैमिली का है, एक जो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। बड़े शहरों में देखिए न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा होती हैं, आपने देखा होगा पेरेंट्स छोटे शहर में जो गांव में है वो मूव करना प्रेफर नहीं करते हैं। तो डेफिनेटली वहाँ पे जो आपके बच्चे पलेंगे वो या तो मेड के सहारे से पलेंगे या फिर कहीं ना कहीं आपको उनको मतलब क्रच वगैरह में डालना पड़ेगा। तो वो धीरे धीरे गैप बढ़ता जाता है फैमिली के बीच में। तो वो चीज़ भी हमने रियलाइज़ की कि ठीक है, मतलब अभी हमारी एज 10 साल पहले की बात करें, थोड़े यंग थे, तो हमने यही प्लान अप किया कि ठीक है अपना अगर हम खुद अपना एक जो कुछ बिज़नेस स्टार्ट कर सकें, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में या किसी और सेक्टर में, अपने फैमिली के साथ रह सकते हैं। वहाँ पे अगर जो हमारी जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, वो अच्छे से पलेंगे अपने दादा दादी के साथ। तो वो एक हमारे बैक ऑफ द माइंड था कि एक अच्छा माहौल देना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। उन्हें एकदम से कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में नहीं पुश करना है, एक अच्छे माहौल में रखना है जहाँ वो अपने वैल्यू सीखें, अपनी जड़ों से जुड़ें। और डेफिनेट सी बात है कि अगर आपके पास लैंड है अपनी, तो आई थिंक जो फ्यूचर है वो एग्रीकल्चर में है। तो मनदीप जी वापस आते हैं कि जहाँ से आपकी ये यात्रा शुरू हुई आपके, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़ने के बाद गांव आना अपने आप में एक स्ट्रगल हो सकता है, क्योंकि गांव में वो सुविधाएं नहीं होती जो आपको मल्टीनेशनल कंपनी में या फिर बड़े शहरों में देखने को मिलती हैं। अब आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि आप जब यहाँ पर लौटे तो आपके सामने कौन से चैलेंजेस थे और आपने कैसे स्टेप बाय स्टेप ग्रो किया, और पहले कहाँ से शुरुआत की थी और अब आपने कहाँ तक जो उसको एक्सपेंड किया? जी देखिए, जब हम 2015 में वापस आए तो ये तो हमें श्योर था कि ठीक है हमने कुछ अपना काम करना है। तो हमने पहले वो चीज़ चुनी जिसका हमारे पास एक रिसोर्स बिल्डअप था। तो हमारे पास एंसेस्ट्रल लैंड थी, जिस लैंड पे हम खड़े हैं, ये मतलब इस पे पहले जैसे मान लीजिए छोटी मोटी फसल हम लगाते थे, लेकिन बंदर इतने थे कि यहाँ कुछ होने नहीं देते थे। तो फिर हमने एक्सप्लोर किया कि ठीक है कौन सी ऐसी क्रॉप को उठाएं जिसे बंदर डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि देखिए बंदर को और जो लंगूर होता है और जो बाकी जानवर है उनको कंट्रोल करना एकदम से बहुत मुश्किल होता है। एक ऑप्शन है या तो उनको मारिए, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है या फिर उनको आप ऐसी चीज़ लगाएं जिससे वो उसको ना खाएं और फिर उनको थोड़ा अपनी क्रॉप से दूर रखें सर उस साइड। तो क्या ये जो आपने इंतजाम किया हुआ फेंसिंग की हुई है सर, इसके बारे में बताइए, क्या ये उसकी स्ट्रेटजी का हिस्सा था कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो आपकी क्रॉप को नुकसान ना पहुंचाए, तो इसलिए आपने लगाया? थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए सर, क्योंकि ये मैं बहुत कम देखता हूँ। जी देखिए, जो सोलर फेंसिंग लगी है ये मतलब आपका डीसी करंट होता है, पल्सेटिंग, मतलब ये लगभग 8000 वोल्ट का इम्पैक्ट जो झटका है वो देता है, लेकिन इससे कोई कैजुअलिटी नहीं होती है। ठीक है, हम भी इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि ठीक है हर एक, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, जीने का हक सबको है, लेकिन आप उनको थोड़ा अपनी फसल से देखिए बचाना भी ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे बाड़ की व्यवस्था कर सकते हैं कि वो इससे दूर रहे। दूसरी बात है कि जब हम कीवी की सिलेक्शन करते हैं तो जो हमने कीवी जो क्रॉप लगाई है इसको बंदर डिस्टर्ब नहीं करता है, मतलब इसको खाता नहीं है बंदर। तो ये हमारे लिए एक ऐड ऑन था। धीरे धीरे अगर हम यहाँ 10 साल पहले आते तो लगभग आपको 300-400 बंदर यहाँ देखने को मिलते हैं। आज स्थिति ऐसी है कि यहाँ 2 या 3 बंदर भी बड़ी मुश्किल से आते हैं, क्योंकि जब खाने को ही नहीं है तो बंदर आएगा क्यों? एक और जो चैलेंज कृषि में देखने को मिलता है मनदीप जी, वो ये कि चाहे आप सब्जियां ले लो या कोई फ्रूट ले लो, लोगों को इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं ना इसमें कोई ना कोई पेस्टिसाइड का रेजिड्यू ना हो। तो आपने इसको कैसे टैकल किया, और क्या ये जो आपका फार्म है या दूसरी जो आप फसलें उगा रहे हैं ये ऑर्गेनिक है सारा क्या? जी देखिए, जब हमने एग्रीकल्चर शुरू किया तो यही हमारा विजन था कि ठीक है अगर हमारा बच्चा अच्छा खाए या हमारे पेरेंट्स अच्छा खाए तो जो हमारा प्रोड्यूस मार्केट में जाए आदमी बिना डर के उसे खाए। तो हमने क्या किया कि एक अपने फार्म पे एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम की जो मैं बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे हम जंगल की तरफ देखते हैं तो वहाँ देखिए ना कोई दवाई स्प्रे करता है ना कोई खाद डालता है, तो अपने आप वहाँ पत्ते भी हेल्दी है, प्लांट भी हेल्दी है। तो अगर आप उसी तरह का सिस्टम अपने बगीचे पे, अपने मतलब खेत पे बनाएंगे तो एक आपका जो इकोसिस्टम है वो एक रनिंग में आ जाता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे माइट की हम बात करते हैं तो जो आपने देखा होगा जिसको हम लेडी बग बोलते हैं, पहाड़ी में तोता मामा जो हम उड़ाते थे पास की फील्ड बचपन में, तो वो दिन में लगभग आप मान के चलिए 1400 से 1500 अंडे आपके माइट के खा जाता है। अगर आपके फार्म पे वो है तो आपको माइट की प्रॉब्लम ही नहीं आएगी उसमें।
अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे पत्ता खा लिया, इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर देंगे, साथ में जो हमारे फ्रेंडली इंसेक्ट्स हैं वो भी मर जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो बैलेंस है आपका वो बिगड़ जाता है। आज आपने मान लीजिए पर लीटर 5 ml स्प्रे किया, अगले साल आपको वही क्वांटिटी 10 ml हो जाती है, क्योंकि पॉपुलेशन जो है, जो हमारे ख़राब कीट हैं उनकी बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होती है। जो मित्र कीट है, एक बार जब उनकी जो चेन है, रिप्रोडक्शन साइकिल है, वो डिस्टर्ब हो जाती है तो उसको रिवाइव करने में बहुत समय लग जाता है। तो अगर आप एक मान लीजिए जैसे जीवामृत की हम बात करते हैं, उसका छिड़काव करें रेगुलर, नीम का जो जैसे नीमास्त्र है या फिर नीम ऑयल का छिड़काव करें, तो आपकी 95% प्रॉब्लम आपकी वैसे ही टैकल हो जाती हैं। आपको किसी भी इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपने फार्म पे। तो कीवी के अलावा आप और कौन कौन सी जो फलों की बागवानी है वो कर रहे हैं, आप ये बता दीजिए, और उसमें क्या भिन्नता है। और ये बताइए कि सर आपका फार्म का साइज़ तो पहले छोटा रहा होगा, एक्सपेंड किया, क्या दिक्कतें आई, तो आज की तारीख में आपकी टर्नओवर कितनी और क्या क्या आप उगा रहे हैं? देखिए, हमने स्टार्ट किया था लगभग 150 कीवी के प्लांट से, धीरे धीरे हर साल हमने उसको बढ़ाया। जैसे आपने हमारा फार्म देखा होगा, मेन रोड से काफ़ी दूर है, तो यहाँ जो भी काम आप देख रहे हैं, चाहे वो वेल्डिंग का काम हो, चाहे आपका सीमेंट धुलाई, रेता बज्जी की धुलाई, या फिर जितने भी आपका यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रखी है, वो पूरी मैनुअल है। मशीनों का पहुँचना यहाँ थोड़ा मुश्किल है, हमें समय लगा अपना फार्म डेवलप करते करते, लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास लगभग 1000 पौधे कीवी के हैं। उसके बाद हमने इसको डाइवर्सिफाई किया एप्पल में, तो एप्पल के हमने M9 रूट स्टॉक के ऊपर लगभग 1200 पौधे हमने सेब के लगाए, और फिर हमने इसको फर्दर डाइवर्सिफाई किया नर्सरी में। हमने अपने जो कीवी की नर्सरी है, मतलब कीवी का क्या था कि जो एक खेती का पुश तो मिल रहा था कीवी को, लेकिन जो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल था वो दोनों टर्म्स में, क्वालिटी और क्वांटिटी में मिल नहीं पाता था फार्मर्स को। तो फिर हमने वो जो एक गैप देखा, उसको हमने ब्रिज अप करने की कोशिश करी और अपनी नर्सरी को स्टार्ट किया। तो आज हम लगभग हर साल 15 से 20 हज़ार प्लांट्स को तैयार करते हैं और उसको सेल करते हैं, और सिर्फ क्वालिटी प्लांट जो है उसको हम कोशिश करते हैं कि फार्मर्स तक पहुँचे। तो जो आपका जो सैंपल था कीवी का, अगर हम बात करें 8-9 साल पहले, तीसरे चौथे साल आता था। अगर आप हमारे प्लांट्स जो है, मतलब जो 2 ईयर प्लांट जिसकी हम बात करते हैं, वो नर्सरी से लेके जाते हैं, अच्छे से केयर करते हैं, तो सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर उसका आपका सैंपल आ जाता है, और फोर्थ ईयर आते आते कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है उसकी। जब भी कृषि से संबंधित कोई सक्सेस स्टोरी लोगों के सामने आती है, तो लोगों की दिलचस्पी ये रहती है कि आप पहले तो नौकरी करते थे, आपकी सैलरी कितनी होगी, और आपने अब इतना एक्सपेंड कर दिया, इतनी चीज़ें आप लगा रहे हो, तो थोड़ा सा एक हिंट दे दीजिए लोगों को कि इस सैलरी से कितना गुना इनकम आपकी बढ़ी। जी देखिए, डेफिनेटली पैसों की बात करें तो हॉर्टिकल्चर मैजिकल नहीं है कि जैसे एग्रीकल्चर होता है, आज आप लगाए 3 महीने बाद या 4 महीने बाद आपको पैसे मिले। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपकी आमदनी बढ़ती है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो लगभग 50 लाख से ऊपर आज हम कमाते हैं, और बेस्ट पार्ट ये है कि टैक्स फ्री इनकम है आपकी। और उससे भी बड़ा फैक्टर ये है कि ठीक है, जो कंटेंटमेंट है, जिसको हम बोलते हैं कि संतोष परम सुखम, कि अगर आप कंटेंटेड हैं, खुश हैं, तो आई थिंक जो 50 लाख है, मैं ये कहूँगा कि उससे ज़्यादा जो हम अपने फैमिली के साथ रहते हैं, अपने गांव में रहते हैं, और जो खुशी हमें मिलती है, आई थिंक उसकी कोई वैल्यू नहीं, मैं कहूँगा कि वो प्राइसलेस है। और ये कहूँगा कि डाइवर्सिफाई करके जो आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो आपकी जॉब से कहीं ज़्यादा आप ज़्यादा अर्न कर सकते हैं अपने उसमें। बहुत सारे हिमाचल के बागवानों के या जो कृषक हैं, उनके बच्चे बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में शिक्षा ले रहे हैं, तो आप उनको क्या आप उनको एडवाइस करोगे कि वो भी आप ही की तरह लौटें, क्या करें क्या ना करें, कौन सी सावधानियां बरतें, ताकि वो भी एक आप ही की तरह एक अच्छी सक्सेस स्टोरी बनकर लोगों के सामने आए, तो उनको क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए सर, सबसे पहले जो यंग बच्चे हैं हमारे बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप सबसे पहले मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे की जो एजुकेशन है, आप उसको इस चीज़ से ना जोड़ें कि जैसे पहले के टाइम की जो सोच थी कि भाई जो कुछ नहीं करेगा वो खेती बाड़ी करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले वो माइंडसेट चेंज करना ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए और समाज के लिए। जब हम भी लौट के आए तो काफ़ी रेजिस्टेंस देखा हमने लोगों की नज़रों में कि ठीक है वो चीज़ था, लेकिन हम अपने माइंड में श्योर थे कि जो हमें करना है वो करना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये चीज़ें किसी लोगों को हिट कर जाती है कि नहीं भाई, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं खेती बाड़ी नहीं करूँगा, खेती बाड़ी करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। तो इस चीज़ को जो एक टैबू बना हुआ है, इस चीज़ को हमें हटाना है, और पेरेंट्स का इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाएं। देखिए, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा से ऐसा होता है कि जो आपकी सोचने की क्षमता है, वो एक लेटरल थिंकिंग जिसकी हम बात करते हैं कि किसी चीज़ को देखने का जो नज़रिया है वो आपका चेंज होता है।
आप कीवी की कल्टीवेशन की बात करें तो देखिए हम अपनी कीवी ऑनलाइन भी बेचते हैं। कुछ ऑर्गेनिक ग्रुप्स हैं अक्रॉस इंडिया, उनको भी हम सेल करते हैं, मंडी पे भी देते हैं। डिफरेंट अप्रोचेज़ हमने अपना रखी है। तो उसमें मैं जो हमारी एजुकेशन है, जो हमारा सोशल मीडिया है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। अगर मान लीजिए मैं पढ़ा लिखा नहीं होता तो शायद मैं जो सोशल मीडिया का यूज़ है, जो प्लेटफॉर्म्स है अलग अलग, अपनी चाहे वेबसाइट की बात करूँ, चाहे ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शंस होती है उसकी बात करूँ, उतना मैं वेल पॉलिश्ड नहीं होता। तो बच्चों को पढ़ाएं, देखिए बाहर भेजिए, बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं बाहर जाके भी, लेकिन ज़रूरी है कि वो अपनी जड़ों से भी जुड़े रहें। एग्रीकल्चर आज की डेट में एक ऐसा सेक्टर है जिसका बहुत पोटेंशियल है, आने वाले समय में भी बहुत पोटेंशियल उसका बढ़ता ही रहेगा। देखिए ज़मीन लिमिटेड है, लोग बढ़ रहे हैं तो खाना तो लोग नहीं छोड़ सकते जी, खाना तो उनको खाना ही है। अगर हेल्दी फूड की चॉइसेस आप देंगे तो आप अपने प्रोडक्ट का मुँह मांगा पैसा भी ले सकते हैं और आपकी ज़मीन भी हरी भरी रहेगी और अपनी जड़ों से भी आप जुड़े हुए रह सकते हैं उसमें। ये थे मनदीप वर्मा, जिन्होंने अपनी सफलता की कितनी सीढ़ियाँ चढ़ी उन्होंने एक एक करके हमें बताया। और आप एक मल्टीनेशनल कंपनी की बड़ी नौकरी छोड़ने के बाद किस तरह से उन्होंने गांव से एक बार फिर से ज़िंदगी को नए तरीके से शुरुआत उसकी की, और अब उनका एनुअल टर्नओवर उन्होंने आपको बता दिया है। और ये काफ़ी है उन लोगों के लिए जो वापस अपने गांव में लौटना चाहते हैं। एक बार फिर से जो हमारे गांव हैं उनमें एक प्रेरणा की एक नई कहानी लिखना चाहते हैं, तो आप भी मनदीप वर्मा की तरह प्रेरणा ले सकते हो, कुछ भी शुरू कर सकते हो। ज़रूरत आपको इतनी सी है कि आपको प्रेरणा मिले, आपको कोई हिम्मत बंधाए, आपकी कहीं से मदद हो और आप गांव में लौटें। तो हमारे गांव अब पहले की तरह बैकवर्ड नहीं है, गांव का जीवन बदल चुका है। यहाँ पर कम्युनिकेशन है, यहाँ पर सड़कें हैं और यहाँ पर मनोरंजन के भी सब साधन हैं। सबसे बड़ी बात जो गांव में है, जिस पे आप फ़ख्र कर सकते हो, वो है पॉल्यूशन रहित वातावरण। तो मनदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। और दोस्तों, मनदीप जी का जो वीडियो है, अगर आपको ये अच्छा लगे, आप इसको दूसरे लोगों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इनसे प्रेरणा मिले। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं आप तक पहुँचती रहें। तो जब तक हम हाजिर होते हैं नया एपिसोड लेकर, आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।